वेस्ट बैंक के कलकलिया में एक और रैमिंग ऑपरेशन में इजरायली सोल्जर घायल हुआ है, 2 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। उसके बाद जेरूसलम के एक इलाके में आमने सामने इजरायली फोर्सेस और फिलिस्तीनियों के बीच एक जबरदस्त झड़प हुई है, जिसकी खबरें आ रही हैं। गाजा में आज करीब 5 गाजा के सिविलियंस इजरायली फायर में मारे गए। इजराइल ने कुछ फिगर्स रिलीज की हैं कि 22,000 सोल्जर्स उसके घायल हैं और करीब 1/3 ऑफ द आर्मी इज अंडर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। गाजा में जो हुआ, जो युद्ध है उसकी वजह से। हमारे पास और भी खबरें हैं, ईरान से जुड़ी हुई, लेबनान से जुड़ी हुई, सीरिया से जुड़ी हुई, चाइना से जुड़ी हुई, बहुत सारी खबरें हैं। आज यानी 8 दिसंबर 2025 आपका अमरीश मिश्रा में ये स्वागत है, अमरीश मिश्रा चैनल में। आजकल ये चैनल हम चला रहे हैं क्योंकि बाकी डिमोनेटाइज्ड हैं। फिलिस्तीन से जुड़ी और जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट जोन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट का है उससे जुड़ी खबरें आपको देने के लिए हमने आज दिन में करीब 4 बजे अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 में हमने इंटरनेशनल जो वीडियो है, बाकी इंटरनेशनल घटनाओं में काफी व्यापक वीडियो है जिसने काफी कुछ कवर किया है, जो यूक्रेन रशिया फ्रंट पे, इवन इंडिया की कुछ चीजें हमने कवर की हैं उसमें, जो इंटरनेशनल डायमेंशन की हैं। तो उसका आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए, अब हम आपको आगे बढ़ने के पहले ये एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो 7 अक्टूबर 2023 का है और इसमें आप देखेंगे छोटा सा जो फिगर है जो भाग रहा है, छोटा सा, वो कौन है? वो अभी जो मोसाद का नया चीफ अपॉइंट हुआ है, गॉफमैन या ग्रोवमैन उसका नाम है, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूं, लेकिन ये वही है जो अभी मोसाद का एकदम रिसेंटली अपॉइंट हुआ। और उसको लेके ये वीडियो इजराइल के अंदर, अब जाहिर सी बात है उसके दुश्मनों ने ही रिलीज किया होगा। यानी इजरायली लीडरशिप में कितना, एक तो कितना फ्रिक्शन है ये दिखाता है ये वीडियो, और दूसरा दिखाता है कि मोसाद का जो लीडर है जिसको अभी आपने अपॉइंट किया है 7 अक्टूबर को, वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सामने वो भाग गया था। सिंपली पुट, ही रैन अवे। उसके बाद देखिए दूसरा वीडियो। ये बर्लिन का वीडियो है और इसमें आप देख सकते हैं कि एज यूजुअल जर्मन पुलिस की जो ब्रूटैलिटी है, जिसके बारे में पूरे यूरोप में जिसकी आलोचना हुई है, काफी जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने भी आलोचना की है। इंग्लैंड और जर्मनी में रिप्रेशन सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है। उसके बाद एक तीसरा वीडियो देखिए जो मैंने आज दिन के जो दिन का जो वीडियो था उसमें इस क्लिप को यूज किया था, चाइना से संबंधित। All of its war games against China, we lose every time inside the Pentagon war games. We know what our real capability. You see, we didn't even get to this part of the war on warriors. I mean, the military-industrial complex, the way we procure weapon systems. We're always, the way our system works, the way our bureaucratic system works, where the speed of weapons procurement works, we're always a decade behind in fighting the last war. Whereas China, we have, what did Rumsfeld say? You go to the war, the army you have. We have the army. China's building an army specifically dedicated to defeating the United States of America. That is their strategic outset. Take hypersonic missiles. So if our whole power projection platform is aircraft carriers and the ability to project power that way strategically around the globe. And yeah, we have a nuclear triad and all of that, but a big part of it. And if, 15 hypersonic missiles can take out our 10 aircraft carriers in the first 20 minutes of a conflict,
अब इसमें देखिए ट्रंप के करीबी पीट हेग्सेट ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पेंटागन में, और ये एक तरह से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अमेरिका में, पीट हेग्सेट क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो पेंटागन में, यानी जो अमेरिका का जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है पेंटागन, वहां पर जो एक वर्चुअल लेवल पे जो सिमुलेशन किया जाता है, जिसमें सेनाएं आपस में लड़ाई जाती ट्रेनिंग के लिए, समझने के लिए, बस ट्रेनिंग के लिए भी नहीं, समझने के लिए सिमुलेशन, उस सिमुलेशन में जब जब चाइना और अमेरिका की लड़ाई दिखाई गई तो चाइना ट्रायम्फ कर गया, और उसमें पेंटागन में एक तरह से वीडियो गेम नहीं होता, वो सिमुलेशन होता है, मतलब वो पूरा एक सिनारियो रिक्रिएट करते हैं वर्चुअल, उसमें बार बार अमेरिका हार जाता है चाइना से। अच्छा, उसकी वजह ये जो बता रहे हैं, वो ये वजह बता रहे हैं कि चाइना के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका के पास हैं, वो चाइना के पास हों भले ही, लेकिन चाइना के अगर हाइपरसोनिक मिसाइल ने एकदम सैकड़ों मिसाइल एक साथ आके उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट कर दिया तो क्या होगा। ये बहुत ही जरूरी चीज है, मैं इसलिए दोबारा दिखा रहा हूं इसको। दिन के भी वीडियो में मैंने दिखाया और अभी की वीडियो में दिखाया। अब देखिए हम सीधे आते हैं वेस्ट बैंक की खबरों में। जैसा कि हमने कहा कि कलकलिया में एक और रैमिंग ऑपरेशन हुआ और 2 फिलिस्तीनी युवा उसमें उनको वो शहीद हुए। और इसमें जो खास बात यह है कि वही बात है कि रोज देखिए घटना हो रही, कल हिब्रोन में हुई थी, उसके पहले कहीं और हुई थी, फिर अभी देखिए कलकलिया में हो गई। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा, बार बार रोज मैं आपको बताता हूं कि ये जो इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, समटाइम्स दे आर मोर डिफिकल्ट टू कंटेंड विद, मतलब इनसे लड़ना जो है ये बहुत टेढ़ी खीर है। इजराइल इसको समझ रहा है, इजराइल बार बार कह रहा है कि इनसे लड़ना, और बीच बीच में जो रेगुलर रेजिस्टेंस ऑपरेशन जो चलते रहते हैं उससे और प्रॉब्लम होती है। उसके बाद देखिए और भी जो कई जगह वेस्ट बैंक में आईडीएफ ने आज अटैक किया और प्लस फिलिस्तीनियों ने रेजिस्ट किया। इसमें भी आप देखिए तो जो लुबना मेजन एज ये अराबा में एक जो प्रिजनर है जो रिलीज हुए थे अभी 11 अक्टूबर की डील में, उनको फिर से इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया। जब वो गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, ये कहानी बार बार रिपीट हो रही, जब गिरफ्तार करने ले जा रहे थे तो फिर जबरदस्त संघर्ष हुआ। नाब्लस में इसी तरीके से उन्होंने एक युवक को, फिलिस्तीनी युवक को अरेस्ट करने की कोशिश की बालाता कैंप से, लेकिन बालाता कैंप में वो वहां पर भी संघर्ष हो गया। हालांकि अरेस्ट करके इजरायली ले गए, लेकिन वहां पर काफी देर तक डिस्टर्बेंस बना रहा। फिर आईडीएफ ने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग रफीदिया एरिया में और अल ऐन कैंप, ये भी नाब्लस में, यहां पर रेड किया। अब यहां के जो रेड हैं इनमें वही बात आ गई, कुछ नए तरीके से फिलिस्तीनियों ने रेजिस्ट किया। एक तो कुछ पेड़ों पे चढ़ के गुलेल यहां पर चली है इन 2 जगहों पे, और उसके साथ साथ कुछ चट्टाने जो हैं अगल बगल की वो लाके, अब देखिए यहीं पर जो वेस्ट बैंक की जो पूरी ज्योग्राफी है, जो वेस्ट बैंक का टेरेन है, उस टेरेन के हिसाब से वहां पर फिलिस्तीनी कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, और वहां दूसरी तरह से पत्थर, कभी चट्टान लुढ़का के, कभी इस तरीके से, कभी पेड़ों के ऊपर से गुलेल चला के, हर तरीके से एक रेजिस्टेंस वो रोज हो रहा है। इसके बाद देर अस्तिया एक शहर है वेस्ट बैंक में, वहां पर भी रेजिस्टेंस हुआ। फिर जतारा ईस्ट ऑफ बेथलेहम, यहां पर जबरदस्त संघर्ष हुआ। हिब्रोन में जो एक और लड़के को अरेस्ट करने गए, इतने मतलब दर्जनों लोग रोज अरेस्ट हो रहे हैं, एक और लड़के को अरेस्ट करने गए वादी अल हरिया एरिया में, वहां पर भी संघर्ष हुआ। और उसके बाद देखिए कलकलिया में जहां वो रैमिंग ऑपरेशन हुआ, वहां के जो एक दूसरे शहर अल्लार में, कलकलिया में अज्जुन और अजबात अल तबीब, वहां के शहरों में भी संघर्ष हुआ। और अल्लार जो नॉर्थ ऑफ तुलकरेम में, और जो एक रेजिस्टेंस का गढ़ है, वहां पर भी घुसने की कोशिश की, इजरायली फोर्सेस घुस नहीं पाई, शायद 13वीं या 14वीं बार पिछले 1 महीने में है। उसके बाद जो अल रम जो टाउन है जेरूसलम में जो संघर्ष हुआ, उसका वीडियो भी है, वो दूसरी जगह हुआ, वो आपको दिखाएंगे। अल रम जो टाउन है, यहां संघर्ष हुआ। बेत हनीना में फिर से एक कन्फ्रंटेशन हुआ, और नाब्लस में 2 बच्चे, एक 17 और एक 12 साल के, उनको
बेत फरूक में चेक पॉइंट जो है इजराइल का, वहां पर उनको वो घायल भी हुए और वहां पर भी संघर्ष हुआ। अब देखिए आप उस वीडियो को जो फिलिस्तीनियों ने इजरायली सेटलर्स के साथ, इसमें आईडीएफ उस तरह से तब तक नहीं पहुंची थी जब ये वीडियो शूट हुआ, इजरायली सेटलर्स के साथ माजी जबा कम्युनिटी, माजी जबा इलाका है ये जेरूसलम में, यहां पर संघर्ष हो रहा है। तो इसके बाद देखिए गाजा में जो पूरी जो सूरत हाल है, एक तो जो फिलिस्तीन सीरिया का मैच हुआ जिसमें अरब कप के क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमें क्वालिफाई कर गई, उसको लेके बहुत जबरदस्त माहौल है, बहुत सेलिब्रेशंस हैं, एक छोटी सी खुशी वहां पर गाजा में आई है। कुकिंग गैस थोड़ी बहुत पहुंची है तो वो भी खुशी आई है, मैंने कल उसका वीडियो दिखाया था। लेकिन इजरायली जो बम्बार्डमेंट है देखिए वो चल रहा है, और फिर आज खान यूनिस में और अल मगाजी इलाके में बम्बार्डमेंट हुआ जिसमें 5 गाजा के सिविलियन शहीद हुए। उसके बाद देखिए जो एक और खबर आई है, इजराइल ने एक स्टैटिस्टिक्स कुछ पब्लिश कर दी हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं जिसमें ये बात आई है कि 22,000 लोग घायल हुए हैं गाजा के युद्ध में, 22,000। तो इसका मतलब जो मारे गए हैं जिनकी संख्या कभी 900 बताई जाती है, कभी 1,500 बताई जाती, कभी 5,000 याल जमीर के मुंह से निकल गया था, तो उनकी संख्या क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। 5 से लेकर 10,000 उनकी संख्या हो सकती है, 22,000 वुंडेड का बोला है। इसमें 58% साइकोलॉजिकल इंजरीज से ग्रस्त है, 49% 30 से कम उम्र में, 142 व्हीलचेयर यूज कर रहे हैं, और 88 जो हैं जिनके अंग काटे गए हैं। अब ये देखिए, ये पूरी सीधी एक बात उभर के सामने आई। उसके बाद देखिए सीरिया में एक और जो हमने आपको बताया था कि 8 दिसंबर आज है, 8 दिसंबर पिछले साल असद रिजीम गिरी थी, तो सीरिया में उसको लेके स्ट्राइक, अलावाइट कम्युनिटी ने स्ट्राइक की कॉल दी थी जो बड़ी सफल रही। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें कोई क्लैशेस नहीं हुए, कहीं भी कोई सेक्टेरियन क्लैशेस नहीं हुए। इसका मतलब है कि आम जो सीरियन जनता है वो अब फिलिस्तीनी संघर्ष से अपने को आइडेंटिफाई कर रही है, और इस बात को, इस खेल को समझ रही है अमेरिका और इजराइल के, कि वो जो कम्युनिटीज को सीरिया में लड़वाते हैं उसको समझ रही है। उसके बाद देखिए जो यूरोप ने एलॉन मस्क एक्स के ओनर के ऊपर 120 मिलियन यूरो का जो फाइन लगा दिया था, 12 करोड़ यूरो का फाइन लगा दिया था, उसके जवाब में मस्क ने फोर्थ राइक कह दिया उसको। जर्मनी में हिटलर के रिजीम को थर्ड राइक कहते थे, और यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये नहीं, ये एक बड़ा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, और अमेरिकन राइट की तरफ से आ रहा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, और जो लोग सिंपैथेटिक भी हैं फिलिस्तीन से, इजराइल के प्रति, से टकर कार्लसन है। मस्क तो खैर ओपनली कुछ उस तरह का उसका झुकाव थोड़ा इजराइल की तरफ है, लेकिन उसने इस सवाल पे यूरोप को आड़े हाथ लिया है। उसके बाद देखिए जो कतर और टर्की ने, अब ये देखिए महत्वपूर्ण, कतर और टर्की ने 2 साल का डिसआर्मामेंट एक प्लान अनवेल किया कि 2 साल में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को डिसआर्म करो। अब ये बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण देखिए, अब ये बिल्कुल इजराइल जो कह रहा है फौरन करो नहीं तो हम नहीं हटेंगे। ट्रम्प प्लान में जो है कि इजराइल पूरी तरह से हटेगा जब रेजिस्टेंस डिसआर्म होगा, वो सारी बहसें अभी चल रही। तब तक टर्की और कतर ने ये देखिए प्लान दे दिया दूसरा। मैंने आपसे कहा था कि टर्की और कतर रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक है ऑब्वियसली। तो अब यहां पर उन्होंने ये कहा है कि जैसे एक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 1990s में, क्योंकि आयरलैंड को देखिए स्वतंत्रता तो मिल गई थी 1920s में, लेकिन एक जो नॉर्थ आयरलैंड है वो अभी भी यूके के कब्जे में है, और वहां पर उसको लेके आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने काफी आंदोलन किया था, और उस पर काफी उसमें वायलेंट इंसिडेंट्स भी हुए थे 1990s में। तो उस समय जो शिन फेन नाम का उनका ऑर्गेनाइजेशन था, उसका एक डिसआर्ममेंट जो हुआ था वो ऐसे हुआ था कि उनके वेपन्स को डीकमीशन किया गया था। डीकमीशन और डिसआर्ममेंट में फर्क होता है। डिसआर्ममेंट मतलब कि उनके हथियार या तो सरेंडर करवाओ या छीनो जबरदस्ती, और या सरेंडर उनको करवाओ। डीकमीशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे वो हथियार जो हैं, कोई भी, अब जैसे फिलिस्तीनी अथॉरिटी अगर बनी, अब फिलिस्तीनी अथॉरिटी कर सकती है, कोई बाहरी ताकत नहीं कर सकती। कोई फिलिस्तीनी अथॉरिटी नई जो बनी अभी महमूद अब्बास वाली की नहीं,
जो नई बनी, और वो अगर इस तरह से डीकमीशन करे, फिर उसकी प्रक्रिया होती है, उसमें 6 महीने वेट करना होता है, धीरे धीरे वो होता है। तो ये एक डीकमीशनिंग का आइडिया ये कतर और टर्की ये लोग लाए, और इसको लेके बड़ी डिबेट इजराइल में इस समय चल रही है। और इजराइल, ये कहना है इजराइल का कि हमने तो कुछ और सोच के किया था सीज फायर, अब कुछ और हो रहा है। लेकिन इससे पीछे भी इजराइल नहीं हट सकता। वहां पे बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। आज तो इतनी बड़ी खबर एक आई कि जो अमेरिका का सेंटर है वहां, अमेरिका ने जो किरियत गत में गाजा से 13 किलोमीटर दूर जो एक सेंटर बनाया है गाजा सीज फायर को की देखरेख ओवरसी करने के लिए, उसकी ईव्स ड्रॉपिंग इजराइल कर रहा है। अच्छा, इजराइल की ये पुरानी आदत है, कई पुराने जो CIA ऑफिसर्स हैं वो भी ये कह चुके हैं कि इजराइल की आदत है कि वो अपने ही दोस्तों की ईव्स ड्रॉपिंग करता है। बल्कि एक CIA ऑफिसर ने यहां तक कहा कि जब ये लोग गिफ्ट लेके आते हैं पेंटागन, तो पेंटागन जब वो, अब तो रिटायर्ड है वो, लेकिन उसने कहा जब हम सर्विस में थे तो गिफ्ट लेके इजरायली आते थे पेंटागन, और उस गिफ्ट के अंदर वो बग्स होते थे, यानी वो डिवाइसेस होते थे जिससे आप सुन सकें कि अमेरिकन क्या बात कर रहे हैं। उसी तरह की कोशिश यहाँ हुई, और ये लंदन गार्जियन ने पब्लिश किया। द लंदन गार्जियन हैज पब्लिश दिस रिपोर्ट अबाउट Israelis trying to eavesdrop on Americans who are there in Israel to oversee the Gaza ceasefire, and who are there with with Israeli approval, the approval of the Israeli government. Obviously, भाई US अमेरिका है ही क्लोज, और इसीलिए वो वहां पर बना है। अब उनकी जो ईव्स ड्रॉपिंग है, अब इसको लेके देखिए काफी एक यहां पर बवाल चला है। दूसरी बात, हिब्रू के कैन चैनल, दिस इज हिब्रू चैनल, अभी इसका वीडियो पे मैं आपको दिखाता हूं। इसने ये कहा है कि जो अबू शबाब को मारा रेजिस्टेंस ने, उसके बाद से पूरी तरह से मिलिशिया सरेंडर कर रहे हैं। 10 दिन का टाइम भी रेजिस्टेंस ने दिया। दर्जनों जो लीडर्स हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। और उसके साथ साथ मिलिशिया का एक्सपेरिमेंट जो इजराइल ने शुरू किया था गाजा में कि हम रेजिस्टेंस के पैरेलल कुछ खड़ा करो, वो पूरी तरह से फेल हो गया। הדיון על עתידה של רצועת עזה היה אחד הדברים שממשלת ישראל נמנעה מלדון בו במהלך המלחמה, עד אשר הגיעה תוכניתו של טראמפ, שקבע כי בשלב ב' של יישום התוכנית, הממשל שם יעבור לידי הפלסטינים עצמם עם מעטפת פיקוח. अब इसके बाद देखिए, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची, ये अजरबैजान इस समय गए हुए हैं। इन्होंने अजरबैजान में जाने से पहले जापान के एक टोक्यो के एक चैनल को इंटरव्यू दिया, जापान की क्योदो न्यूज एजेंसी, वहां पर उसको इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा अमेरिका के साथ जो झगड़ा है वो इस बात को लेके है कि अमेरिका किसी भी तरह की का यूरेनियम हमको एनरिच नहीं करने दे रहा है। यानी पीसफुल पर्पसेस के लिए भी, जो कि हर कंट्री का राइट है, पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम चलाएं, उसके लिए हमें जिस यूरेनियम की जरूरत है, हमको पूरी तरह से ये पंगु कर देना चाहता है। और बीच में तो मिसाइल प्रोग्राम पे ये लोग हमला करने लगे थे। मतलब ये तो ऐसी स्थिति हो जाती है कई बार। और भारत और इंडिया ने भी देखी कि अगर हाथ दो तो वो पूरा पोछा पकड़ने लगते हैं। मतलब ये एक अमेरिका की प्रवृत्ति है, और इसकी तरफ देखिए इंडिया भी उस सफर कर चुका है, और ईरान भी। उन्होंने बहुत साफ तौर पे और बहुत डिटेल में उन्होंने बताया, कई इंस्टेंसेस बताए कि ऐसे ऐसे अमेरिका ने, और वो जो ओबामा के साथ डील हुई थी, फिर उसको जब ट्रंप आए उसको खारिज किया गया। उसके बाद कैसे फिर से ईरान को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की। जो 12 दिन की जंग हुई, उसके कुछ दिनों पहले तक ही ऐसी आर्म ट्विस्टिंग चल रही थी, और उसमें तो अमेरिका की बातचीत चल रही थी ईरान से। अचानक इजराइल ने हमला कर दिया, तो वो पूरा जो गेम अमेरिका का है वो उन्होंने कहा है, मतलब जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हम लोग समझते हैं और इस तरह से हम लोग इसको सफल नहीं होने देंगे। उसके बाद देखिए बेन गिविर आज जो पार्लियामेंट पहुंचे इजरायली, तो अपने उसमें पिन लगाए हुए थे फांसी के फंदे के। आप देखिए, अब ये क्यों लगाए थे? क्योंकि इजराइल में ने जो लॉ एक पास किया है, अभी तक वो पूरी तरह से सारी कमिटीज द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन सेनेट में इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसने उसको एक औपचारिक समर्थन दिया है फिलहाल, जिसमें पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को डेथ पेनल्टी देने के बाद उसमें बेन गिविर
कह रहे थे कि या तो फांसी लगेगी या इलेक्ट्रिक चेयर होगी या एनेस्थीसिया दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। और फिर लोग बाकी इजरायली ऑपोजिशन ने कहा कि ऐसा करने से इजराइल की इमेज खराब होगी, इजराइल इस तरह की पॉलिसी नहीं रही है इजराइल में डेथ पेनल्टी की। दूसरी बात जो एक और बात आई कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया, कम से कम सैकड़ों डॉक्टर्स ने कहा हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। बेन गिविन ने लेकिन कहा कि कई डॉक्टर्स ने हमसे संपर्क किया, कहा कि आप ऑर्डर दो हम करेंगे। तो ये देखिए, इसको भी लेके इजराइल के अंदर काफी तनातनी है। और अब देखिए जो चाइना की बात हमने आपको दिखाई थी पीट हेग्सेट की। चाइना देखिए एक इस समय ऐसी सिचुएशन में आ गया है जहां पर जापान को के थ्रू अमेरिका ने घेरने की कोशिश की, तमाम और तरीके से घेरने की कोशिश की। फिलीपींस, अब वहां देशी कहां है? अब बताइए, जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया है और जो क्वाड बना है जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। अब पुतिन ने जब से भारत का दौरा किया पुतिन ने, तब से क्वाड पे एक बहुत बड़ा सवाल हो गया। भारत को जो अमेरिका बिल्ड करना चाहता था चाइना के खिलाफ, वो भी अब खटाई में पड़ गया। तो अब क्या होगा? अब भारत भले ही चलिए कुछ कॉम्प्रोमाइज अमेरिका से भी करेगा, वो यहां की फॉरेन पॉलिसी का इस तरह का कैरेक्टर रहा है। लेकिन जो क्वाड के माध्यम से घेरने की बात थी, ऑस्ट्रेलिया तो अब कुछ करने से रहा फिलहाल। जापान ने कर लिया है, जापान को धमकी भी मिल गई है चाइना की, जापान आगे नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद जो पेंटागन में जो वॉर मनूवर्स हो रहे हैं उसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि चाइना को एज है। अब बताओ, ये देखिए पूरी सिचुएशन आके जियोपॉलिटिक्स की फंसी हुई है। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।